अस्सलामुअलैकुम, खुश आमदीद। भली करे आया जी आया नू बखैर रागले। नया दिन के साथ मैं हूँ सैयद फैसल करीम और मैं हूँ महक असलम। नया दिन है, नई सुबह, बहुत सारी नई खबरें हैं और आप लोगों के लिए बहुत सारी नेक तमन्नाएं हैं। कुछ पुरानी खबरें हैं जिनमें बहुत ज़्यादा नई नई डेवलपमेंट हुई है, वो भी आपके सामने रखेंगे। लेकिन सबसे पहले आज प्रोग्राम के आगाज़ में हम आपको बहुत अच्छी खबर देने वाले हैं। ये उन अफराद के लिए अच्छी खबर है जिन्होंने इस साल हज किया है। पहले तो उन्हें बहुत मुबारक हो कि हज जैसी सादत उन्होंने हासिल की। सेकेंडली, वजारत मजहबी उमूर ने 31 अगस्त तक हाजियों को फीकस 1.5 लाख रुपए वापस करने का फैसला किया है। और आपको याद होगा ये वही अमाउंट है जिसके बारे में पहले था कि चार्जेस ज़्यादा थे, फिर गवर्नमेंट ने इस पर एक्शन लिया और फिर जो पैसे थे वो कम करके जो उनके पैसे बच चुके हैं वो हाजियों को वापस लौटाए जाएंगे। बिल्कुल। इसके अलावा शो में क्या है, आज मुल्क में रुपए के मुकाबले में डॉलर की कदर में कमी के बाद कारसाज कंपनीज ने गाड़ियों की कीमतों में कमी का ऐलान कर दिया है। लेकिन जिस कदर कीमतें बढ़ाई गई थी, क्या उतनी कम हुई है या नहीं, इस पे भी शो में बात करेंगे। यानी जितनी कीमतें बढ़ाने से मुझे लग रहा था मैं गाड़ी नहीं खरीदूंगी, क्या अब कीमतें वापस उतनी आ गई, क्या मैं सोचूंगी मैं गाड़ी खरीदूंगी? ये आज हम बात करेंगे। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। मुल्क में सैलाब और बारिशों से तबाही और दरिया भी भर गए हैं, बंद टूट गए हैं, बस्तियां उजड़ गई हैं, लोग बेघर हो गए हैं। कहीं सड़कें मुनहदिम नज़र आ रही हैं, लोग जहां हैं वहीं महसूर हो चुके हैं, निकलने का रास्ता नहीं क्योंकि चारों तरफ पानी पानी है। कई लोगों की जानें जा चुकी हैं। इतनी गैर मतवक्के बारिशें क्यों हो रही हैं? क्लाइमेट चेंज ने पाकिस्तान पे कितना ज़्यादा इम्पैक्ट अपना डाला है और ये आने वाले अरसे में यानी नेक्स्ट ईयर, उससे अगले साल ये कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, आज हम प्रोग्राम में इस पर भी बात करेंगे। इसके अलावा जी, कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कल शाम से हुई बारिश शुरू और रात गए तक ये होती रही है। ऐसे में थड्डो नदी ओवरफ्लो हो गया। स्कीम 33 में एक बार फिर हमेशा की तरह अर्बन फ्लडिंग हो गई। भोलारी नदी का पानी गडाब के गोठों में दाखिल हो गया। खातून और बच्चा सैलाबी रैले में बह गए। और हुआ ये कि ओवरनाइट महकमा तालीम ने ऐलान किया, आज कराची समेत सूबे भर में स्कूल्स बंद हैं। बच्चों को एक छुट्टी मिल गई है, लेकिन जो नुकसान हुआ है उसका अजाला कौन करेगा। खैर, ज़रा आगे बढ़ते हैं और लाहौर का रुख करते हैं। अगर हम देख रहे हैं कि कराची में बहुत ज़्यादा हैवी बारिश हो रही, तो लाहौर समेत पंजाब भर में डेंगू केसेस बढ़ चुके हैं। गुज़श्ता रोज़ 38 मरीज़ रिपोर्ट हुए हैं। लाहौर में 26 अफराद को डेंगू हो गया है। बदलते मौसम में कई बीमारियाँ जन्म ले रही है। ऐसे में हम डेली बेसिस पर अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से एक ही बात करते हैं कि प्लीज़ एहतियात करें। और स्पेशली हमें पता है कि अगस्त और सितंबर का जो महीना है वो डेंगू के ये दोनों महीने होते हैं। इसमें डेंगू ज़्यादा एक्टिव हमें नज़र आता है। तो प्लीज़ फुल बाजुओं वाले स्लीव्स पहनें, बिला ज़रूरत जो है घरों में पानी इकट्ठा ना करें। अगर आपके इर्द गिर्द कोई टायर है जिसमें पानी इकट्ठा है तो फ़ौरन से किसी को रिपोर्ट करें ताकि उस जगह को साफ़ करवाया जाए। और अगर गवर्नमेंट कोई एक्शन नहीं ले रही इस हवाले से, स्प्रे के हवाले से, तो आप प्लीज़ खुद कर लें। और जो मच्छरदानी है उसका ज़्यादा इस्तेमाल करें, स्पेशली वो माएँ जिनके घरों में छोटे छोटे बच्चे हैं, क्योंकि ये वो बीमारी है जिसमें आपकी पूरी बॉडी शदीद दर्द करती है। तो प्लीज़ जितना हो सकता है एहतियात की जाए। और कुछ अब पॉजिटिव चीज़ें भी करेंगे ना आज शो में शामिल। पाकिस्तान आतिशबाजी में भी बाजी ले गया और रूस में होने वाला आतिशबाजी का बैनुल-अक़वामी मुकाबला पाकिस्तान ने जीत लिया है। अब ये कंपटीशन कैसा था और इसमें कौन कौन से दीगर पार्टिसिपेंट्स थे, इस पर भी हम बात करेंगे। अच्छा जी, इसके अलावा शायकीन क्रिकेट के लिए भी अच्छी खबर है। आज पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आइंदा 4 साल के फ्यूचर टूर प्रोग्राम का ऐलान हो गया है। 2023 से 2027 के दौरान ICC फुल बोर्ड्स के 12 में से 10 अरकान की टीमें पाकिस्तान का दौरा करेंगी। कौन कौन सी टीमें अब पाकिस्तान आएंगी, यहाँ की मेहमान बनेंगे और मैचेस कब कब होंगे, इन सब पर आगे चल के हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। चीन जाए, जापान जाए, दुबई या फिलीपींस या कहीं भी और, लेकिन उससे पहले ये याद रखें कि अब आपको करेंसी का फॉर्म जमा कराना है। तो आप सोच रहे होंगे कि भाई ये क्या मामला है, तो भाई सुन लें। सिविल एविएशन अथॉरिटी की तरफ से जारी करदा नोटिफिकेशन के मुताबिक मुसाफिरों के लिए ज़रूरी है कि वो अपनी ले जाने वाली तमाम करेंसी की इतला दें एक डिक्लेरेशन फॉर्म पे। हाँ, मतलब अगर आप कहीं पर भी जा रहे हैं, जी हाँ, कोई भी टूर प्लान कर रहे हैं, तो अब ये आप सोच लें, आपको डिक्लेयर करना होगा कि जी आप क्या क्या लेके जा रहे हैं। चलें जी। अच्छा जी, अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है, क्योंकि सबसे पहले आज हम अपनी टॉप स्टोरीज़ के बाद जिस मौजू पर बात करने वाले हैं आपको बताते हैं। मौजू ये है कि
लाहौर समेत मुल्क भर में अद्वियात की शदीद किल्लत बरकरार है। जान बचाने वाली दर्जनों अद्वियात मार्केट में मौजूद ही नहीं हैं। स्पेशली अगर हम बात करें एनेस्थीसिया के हवाले से और दीगर वो दवाइयाँ जो कि शुगर के मरीजों की है, ये कैंसर के मरीजों की है और ये सारी वो एकदम से मार्केट से गायब हो चुकी है। ये सिर्फ गायब नहीं हुई है, मैं द इशू इज के वफाकी काबीना ने के पास एक समरी आई थी अद्वियात बढ़ाने की, महंगी करने की, जी हाँ। अद्वियात को महंगा करने का, उसको उन्होंने मुस्तरद किया। अच्छा फैसल, ये आप देखिए कि जब मार्केट से मेडिसिन शॉर्ट होती है तो उसके पीछे वजह यही होती है कि इसकी कीमतें बढ़ाने की बात होती है। ये एक दफ़ा नहीं, आई थिंक ये 3-4 दफ़ा प्रैक्टिस हो चुकी है कि मार्केट से मेडिसिन गायब हो जाती हैं और फिर गायब क्यों होती है? क्योंकि जी अद्वियात की कीमतें बढ़ानी होती है। और जब समरी गई है, उसको रिजेक्ट किया है, तो अब उस पर इम्पैक्ट क्या आएगा? हमने इस पर पहले भी किया है, लेकिन अब ये मज़ीद एक दर्द सर बनता जा रहा है। बात करेंगे, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे दानियाल उमर मौजूद हैं। दानियाल, पहले तो ये मुझे बताइए कि ये समरी जो गई थी अद्वियात बढ़ाने की, दानियाल से भी हम बात करेंगे, जानने की हम कोशिश करेंगे कि ये जो अद्वियात के कीमतें बढ़ाने की समरी थी, पहली बात तो ये कि इन फर्स्ट प्लेस ये समरी भेजी क्यों गई, फिर इसको रद्द किया गया, अगर रद्द किया गया तो क्यों रद्द किया गया? कि क्या वाकई हुकूमत को ये एतमाद नहीं था फार्मा कंपनीज़ पे कि जी आप जो हमें रेट दे रहे हैं दे आर नॉट ओके, और जब ये हो गई हैं तो अब इसका इम्पैक्ट बड़ा ख़राब आने वाला है। और इसका इम्पैक्ट ये आने वाला है कि जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उन्होंने कहा है कि अगर इस रेट पे हमें दवा नहीं बेचने दी तो फिर क्या रिपरकशंस होंगे, हम दानियाल उमर से जान लेते हैं। दानियाल, मुझे बताइए, जो समरी दी गई और अब इसको रिजेक्ट किया गया, तो इस पे मैन्युफैक्चरर्स का क्या कहना है? देखिए फैसल, ये 35 अद्वियात है जिनकी महंगी करने की समरी जो है वो हुकूमत पाकिस्तान ने रखी वफाकी काबीना के सामने, और वफाकी काबीना ने सारों ने एज अ होल मेजॉरिटी ये फैसला किया कि ये जो समरी है अद्वियात महंगी करने की, इसको मुस्तरद किया जाएगा, अद्वियात को जो है वो महंगा नहीं किया जाएगा, जिसकी वजह से फार्मास्यूटिकल जो कंपनीज़ हैं, फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं, वो खासे बरहम भी नज़र आते हैं और उनका भी ये कहना है कि वो अद्वियात की जो मैन्युफैक्चरिंग है वो नहीं करेंगे। उनका ये कहना है कि हम इस रेट के ऊपर अद्वियात नहीं बना सकते। हालांकि अब ये देखें फैसल, आपके जो डॉलर का रेट है वो भी आहिस्ता आहिस्ता से जो है वो नीचे आता जा रहा है। इसका मतलब है कि जो खाम माल है वो भी, उसके रेट में भी डिफरेंस आएगा, और यकीनन जो फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके जो रेट्स हैं उनको ऑलरेडी जिस रेट के ऊपर वो मेडिसिन बना रहे थे उसके ऊपर सूट करने चाहिए, लेकिन फिर भी वो बज़िद हैं कि उनकी जो अद्वियात हैं वो महंगी की जाएं। और उसके बाद ज़ाहिर है हमारे मुल्क में यही होता है कि जब भी ये जितनी भी जो यूनियंस होती हैं, जितनी भी वो सारों का इकट्ठ हो जाता है और उसके बाद इस तरह से एक ब्लैकमेलिंग का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया जाता है, जो कि हमें इस केस में भी नज़र आ रहा है। अब इस सारे सिनेरियो के अंदर परेशान तो वो हैं जिनको अद्वियात की ज़रूरत है। हम मेडिकल स्टोर्स के ऊपर जाते हैं, वहाँ पर मेडिसिन नहीं मिल रही, चाहे वो दिल के मरीज़ हैं उनको मेडिसिन नहीं मिल रही, जिनको जो है वो एनेस्थीसिया की ज़रूरत है, मुख्तलिफ मेडिसिन हैं उसकी ज़रूरत है, तो वो मेडिसिन उनको बिल्कुल भी जो है वो दस्तयाब नहीं है। और यही सिचुएशंस जो है वो लाहौर के सरकारी अस्पतालों के अंदर हैं। सरकारी अस्पतालों में भी जो मेडिसिन हैं वो अवेलेबल नहीं हैं, और उसकी बड़ी वजह फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर्स की ये जो एसोसिएशन है ये है, इनका इकट्ठ है कि ये मेडिसिन जो है वो मैन्युफैक्चर कर ही नहीं रहे, खाम माल मंगवा ही नहीं रहे, जिसकी वजह से अब ये सारी सिचुएशन जो है वो क्रिएट हुई है। हुकूमत ने तो इनको इनकार कर दिया है। ये 12 दफ़ा ये भी कहते रहे कि हमारी जो है वो FBI से भी बात हो गई है मुख्तलिफ मौज़ूआत के ऊपर, हमारी हेल्थ मिनिस्ट्री से भी बात हो गई है, मिफ्ता इस्माइल साहब जो हैं उन्होंने भी हमें सुन लिया है, वो भी हमारी बात जो है वो मान रहे हैं, और अद्वियात के रेट्स जो हैं वो फ्लक्चुएट किए जाएंगे, महंगी कर दी जाएंगी, जिसकी वजह से जो है वो हमारी कोशिश होगी कि हम जो है वो अद्वियात को बना सकें, खाम माल मंगवा के हम इनको मैन्युफैक्चर कर सकें। लेकिन अब चूँकि इनकी जो समरी है वो काबीना ने मुस्तरद कर दी है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ ने दी थी, तो इसके बाद अब सिचुएशन यही नज़र आ रही है कि ये जो मेडिसिन जिनकी ऑलरेडी शॉर्टेज है वो शॉर्टेज बरकरार रहेगी, जिसकी वजह से जो मरीज़ हैं उनको मुश्किल का सामना करना पड़ेगा। और मैं आपको ये बताऊं कि बहुत सारे जो ऑपरेशंस हैं, सर्जरीज हैं, वहाँ पर भी मेडिसिन
डिले का सामना है ना, जाहिर है जब एनेस्थीसिया नहीं है तो फिर ऑपरेशन के बारे में दानियल कैसे सोचा जा सकता है। बहुत ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन ये तो हो गई है। बेहद शुक्रिया आप हमारे साथ मौजूद थे और हमने इसी पर बात करने के लिए फार्मा एसोसिएशन को भी दावत दी थी, लेकिन वो अवेलेबल नहीं थी, उनकी अवेलेबिलिटी नहीं थी, इस वजह से वो हमें ज्वाइन नहीं कर सके। खैर बात हमसे हुई थी कि जी ज्वाइन करेंगे बट नहीं किया। सो अभी जो ये सिचुएशन बन चुकी है अद्वियात की किल्लत की, उसमें आई थिंक कि कोई ऐसा सख्त स्टेप लेना चाहिए कि ये जो फार्मास्यूटिकल कंपनियां हैं ये बार बार इस तरीके से ब्लैकमेल ना करें। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और मुल्क भर में हमने देखा कि मानसून के यके बाद दीगर बहुत सारे स्पेल्स आए। क्या तबाही हुई वो आपको बताते हैं। बलूचिस्तान में सैलाब से तबाही हुई, अमवात की तादाद अब तक 200 से तजावुज़ कर चुकी है। दरिया चनाब का पानी आबादियों में दाखिल हो गया है और लाहौर और झंग रोड पर बस्तियां ज़ेर-ए-आब आ गई हैं। कोहे सुलेमान में बारिश हुई है, हिफाजती बंद टूट गया है। ठट्टा की साहिली पट्टी पर भी तबाही है। वादी नीलम में क्लाउड ब्रस्ट के बायस सैलाब देखा गया। हमने महक अपने शो में काफ़ी बात की है कि सदर्न पार्ट जो है हमारा बलूचिस्तान और सिंध, वहाँ पे क्या सिचुएशन रही, कितनी तबाही हुई। आज हम ये भी फोकस करेंगे कि जो नॉर्दर्न पार्ट है, ख़ास तौर पे गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर, वहाँ पे क्या सूरत हाल रही है। तो जैसे कि महक ने आपको बताया कि वादी नीलम में जो ये सिचुएशन बनी थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ और रत्ती गली की सड़क कई मकामात से बंद हुई। जो लोग वहाँ गए थे बेस कैंप में सैयाह, वो फंस गए। उसके बाद उनके रिलीफ के लिए क्या किया गया ये भी हम जानेंगे। वैसे कई मकानात और अमलाक तबाह हुए हैं और इसके साथ साथ गिलगित बल्तिस्तान में भी जो है सिचुएशन काफ़ी वर्स्ट रही है, जहाँ पे सिचुएशन इतनी ख़राब है कि कोहिस्तान के इलाके के रीजन में बाज़ाब्ता पुल जो है वो बह गए हैं। दर्शी मकानात तबाह हुए हैं फैसल, और इसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो सिचुएशन बनती चली जा रही है उसके बाद जो है वहाँ पर अलार्मिंग सिचुएशन है और इमरजेंसी अलर्ट दिया गया है। अच्छा, ये हम आपको गिजरी के मनाजिर भी जो है हम गिजर के मनाजिर भी हम आपको दिखा रहे हैं कि जहाँ पर ये तमाम तर चीज़ें हुई हैं। मंजर शिगरी से हम अपडेट देते हैं। मंजर बताइए क्या सूरत हाल बनी है। जी इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरिया गिलगित के किनारे और इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि जो हाई लेवल का जो फ्लड है वो दरिया गिलगित में मौजूद है। जो मुख्तलिफ जो पहाड़ी इलाके हैं, मुख्तलिफ जहाँ पे फ्लश फ्लड आया है उसके नतीजे में जो है ये दरिया का पानी के बहाव में इजाफा हुआ। जो मेन एंडस रिवर जो है सिस्टम जो है उसके अंदर दाखिल हो रहा है और इस वक्त जो मेन एंडस रिवर में जो कोहिस्तान का इलाका है वहाँ पर कछार नाले के करीब जो है वो बिल्कुल चाइनीज़ कैंप भी उसके ज़ेर आब आ गया है। अगर हम बात करते हैं गिलगित की तो जुगलोट दूर के एरिया में जो है वो 15 से 20 मकानात जो सरकारी जो आदाद शुमार है उसके मुताबिक जो है कल के फ्लड में उसको वहाँ पर डैमेज किया है और मज़ीद जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डैमेज हो रहा है। गिजर में और वहाँ पर जो है वो दरमदर का एरिया है वहाँ पर घर मुतासर हुए हैं। नलदर में कई रिहायशी घर मुतासर हुए हैं और बहुत बुरी सूरत हाल है। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है जिसमें इस वक्त गिलगित शहर में जो है बिजली मुकम्मल बंद है, टेलीफोन नेटवर्क इंटरनेट सिस्टम बंद है। ये सारी सूरत हाल जो है वो सैलाब की वजह से पैदा हुए। जी ये गिलगित की सिचुएशन थी और उसका डिस्ट्रिक्ट गिजर ये सिचुएशन थी उसकी। और ये हमने जो हमारा वेस्टर्न पार्ट है नॉर्थ का, उसमें अब ज़रा ईस्टर्न पार्ट की बात करें। मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर, यहाँ बारिश का सिलसिला भी वक्फे से जारी है। लेकिन हुआ ये कि 2 दिन कबल रत्ती गली में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और उसके बाद सैयाह वहाँ फंस गए थे। वहाँ की क्या सूरत हाल है ये हम अमीरुद्दीन मुगल से जानते हैं। जी अमीर। अगर आज़ाद कश्मीर में मौसम की बात की जाए तो गुज़श्ता कई रोज़ से वक्फे से बारिश का सिलसिला जो है आज़ाद कश्मीर भर में शहरों में और पहाड़ी इलाकों में जारी है और कहीं शिद्दत के साथ, कहीं हल्की और कहीं गज चमक के साथ बारिश हो रही है। और मौसम तो इंतहाई खुशगवार हो गया आज़ाद कश्मीर का, लेकिन इसके साथ साथ नाखुशगवार वाक़यात भी पेश आ रहे हैं। ऐसा ही वाक़या जो है आज़ाद कश्मीर के सियाती इलाका रत्ती गली में पेश आया, जहाँ पर क्लाउड ब्रेस्ट की वजह से शदीद सैलाब आया, जिसकी वजह से काफ़ी नुकसान भी हुआ है। कई घर तबाह हुए हैं, कई गाड़ियां, मोटरसाइकिल जो है वो बह गए हैं। साथ साथ 3 हुकाम के मुताबिक पन बिजली के छोटे मंसूबे हैं वो भी सैलाब के नज़र हो गए हैं और रत्ती गली झील का बड़ा हिस्सा सैलाब में बह गया और कई राब्ता पुल भी जो है तबाह हो चुके हैं, जिसकी वजह से इस इलाके का दीगर इलाकों से ज़मीनी राब्ता मुनक़ता है। और रत्ती गली बेस कैंप पर तकरीबन 500 के लगभग सैयाह फंस कर रह गए थे, जिनको बाहिफाजत निकाल लिया गया है। और खुशकिस्मती से
किसी किस्म का जो है वो जानी नुकसान नहीं हुआ। और तमाम अब भी मौसम का हाल बताने वालों का कहना है कि अगले कई रोज़ तक बारिश जो है वक्फे वक्फे से हो सकती है। यही वजह है कि इंतज़ामिया ने सयाहों और जो मुकामी लोग हैं उनको ख़बरदार किया है कि वो गैर ज़रूरी जो है ख़ासकर पहाड़ी इलाकों में सफ़र ना करें बारिश के दौरान। अगर सफ़र करना मकसूद हो, ज़रूरी हो, तो वो इंतज़ामिया से ज़रूर रब्ता करके मालूमात पहले हासिल कर लें, क्योंकि लैंड स्लाइडिंग और सैलाब के ख़तरे की वजह से किसी भी किस्म का जो है वो नुकसान हो सकता है। तमाम आज़ाद कश्मीर के जो शहरी इलाके हैं उनमें जो वक्फे वक्फे से बारिश हो रही है, तो उसकी वजह से भी कई नालों में जो है सैलाब आ जाता है, जिसकी वजह से शहरों में भी लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तमाम जो बालाई इलाके हैं वादी नीलम और वादी लिपा करना, ख़ास कर रती गली वैली के जो मुख्तलिफ़ देहात हैं द्वारियाँ के, वहाँ पर जो है बिजली का निज़ाम सैलाब की आमद की वजह से मुनक़ता हो चुका है और यहाँ लोगों को मुश्किलात का सामना है। तमाम हुक्काम का कहना है कि सड़क को बहाल करने के साथ साथ बिजली का निज़ाम बहाल करने के लिए काम शुरू कर दिया गया है। ठीक है, बेहद शुक्रिया आपका। सिचुएशन जो थी वो हमने आपको दिखाई। इसी पर बात करने के लिए सरदार सरफराज चीफ मेट्रोलॉजिस्ट हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सरदार साहब, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। बारिशों का जो सिलसिला भी शुरू हो चुका है, क्योंकि एक के बाद एक स्पेल आ रहा है और बहुत तगड़ा आ रहा है। जो अभी मानसून का स्पेल इस वक्त पूरे मुल्क में एक्टिव है, ये कितने दिन तक रहेगा और कितना ज़्यादा सिंध को, बलूचिस्तान को या नॉर्दर्न एरियाज़ को हिट कर सकता है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, जो स्पेल चल रहा है करंटली, ये सिंध पे तो आज रात या कल सुबह तक, सॉरी परसों, कल रात जो होगी यानी 19 और 20 की दरमियानी रात, उस तक चलेगा। बाकी सिंध में, कराची में आज रात गए तक है। कभी हल्की तो नहीं, दरमियानी, कभी तेज़ शिद्दत की स्पेल जैसे हुए हैं गुज़श्ता दिन, शाम को, रात को, और इसी तरह से कल सुबह जो हुआ था। तो आज भी दिन भर वक्फे वक्फे से इसी तरह रहेगी। और बाकी सिंध में जो हैदराबाद, मीरपुर ख़ास और उसके साथ ऊपर नवाबशाह, सांगड़, ये जो पट्टी है, इस पर तेज़ स्पेल इस वक्त भी चल रहा है कहीं, और वो उसमें मज़ीद शिद्दत आ जाएगी, रहेगा वहाँ पर। और कल का दिन भी है बाकी सिंध के लिए, कल का दिन भी यानी 19 और 20 की दरमियानी रात जो है 20 की सुबह तक कई एरियाज़ में चलेगी। बलूचिस्तान की आपने बात पूछी थी, बलूचिस्तान में ये 21 अगस्त तक चलेगा सिलसिला, एटलीस्ट 21 अगस्त की रात तक। ख़ासकर जो शुमाल मशरक़ी अज़ला हैं बलूचिस्तान के, और जो जनूबी अज़ला हैं, खुजदार, लसबेला और ये जो साइड है, और फिर ऊपर आप चलते जाएँ तो बार खान किला, सैफुल्ला किला, अब्दुल्ला, नसीराबाद, जाफराबाद, कोयटा, ज़ियारत, जलमक्सी, इन सभी एरियाज़ में बहुत तेज़ बारिश का स्पेल अभी चलता रहेगा और वो 21 तक चलेगा। उसके साथ साथ जनूबी पंजाब में भी तेज़ बारिशें हो रही हैं, ख़ासकर डीजी खान और नीचे उसके जो फतेहपुर है, राजनपुर, रेमियर खान और ये जो इलाके हैं, इन मुल्तान समेत इन इलाकों में भी चल रही है बारिश। तो वहाँ भी ये सिलसिला वही 21 या 22 तक चलेगा। फिर केपी में उसके बाद मतलब 19 के बाद केपी में पूरे केपी में आलरा, मतलब नीचे से लेके जनूब से लेके शुमाल तक, चतराल वगैरह तक पे बारिश मुतवक्की है, अच्छी तेज़ स्पेल होगा। और आल क्रास केपी, इसी तरह कश्मीर और जो नॉर्थ पंजाब है आपका, उधर जो बिल्कुल ईस्टर्न पट्टी है, लाहौर और नीचे उसके साहिवाल और ओकाड़ा और ये जो कसूर, ये जो एरिया था उसमें जी पिछले 2-3 दिन से कम चल रही थी बारिश, लेकिन आज के बाद वहाँ भी मानसून हवाएं पहुँचना शुरू हो जाएंगी, तो वहाँ भी तेज़ स्पेल। तो अगले एटलीस्ट कहने का मतलब ये है कि अगले 4 दिन एटलीस्ट पूरे मुल्क में 3 दिन 4 दिन इस तरह से हैवी स्पेल्स चलता रहेगा। अच्छा सरदार साहब, ये मुझे ये भी बताइएगा कि ये रुकेगा कब स्पेल, और इससे बढ़ के मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि अभी जो नॉर्दर्न पार्ट्स में ख़ास तौर पे हमने गिलगित में देखी, कोहिस्तानी पट्टी पे रेला बहा के ले गया बिकॉज ऑफ द फ्लैश फ्लड्स, कश्मीर में भी देखा कि क्लाउड बर्स्ट ये हुई चीज़ें, ये इतनी इंटेंसिटी के साथ ये चीज़ें यहाँ पे होती थी या फिर इस साल ही ये इतना इंटेंसिफाई हो रहा है कि क्लाउड बर्स्ट हो रहा है, सही आप फंसे हुए हैं? देखिए, वो नॉर्दर्न एरियाज़ की तो अक्सर मानसून में आपको पहले के केसेस अगर याद हो तो हो जाता है इस तरह के, जैसे ही हैवी स्पेल होता है। नीचे वैली में तो कम बारिश होती है, लेकिन ऊपर पहाड़ों पर बहुत बारिश जब होती है ज़्यादा, तो रेले की सूरत में पानी असल में आता है और उस दौरान में नुकसान हो जाते हैं। लेकिन इस दफ़ा ये बात ज़रूर है कि सारे मतलब ऑल अक्रॉस द कंट्री, सारे जगहों पर, सारे रीजन्स में बहुत ज़्यादा स्पेल चल रहा है, हैवी स्पेल चल रहा है, मामूल से बहुत ज़्यादा बारिशें हो रही हैं।
जैसे आपने जुलाई की फिगर आपको याद हो तो 180-81% मामूल से ज़्यादा हुई पूरे पाकिस्तान में, और 1978 के बाद ये वेटेस्ट जुलाई था जिसमें इतनी ज़्यादा बारिश हुई। अब अगस्त का भी यही है कि तकरीबन 35 से 40% मामूल से ज़्यादा जा रहे हैं। अभी ये जो दिन गुजरे 18 अगस्त तक आज तक, तो मामूल से इतनी ज़्यादा बारिश पूरे पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो हो रही है। सिंध में इससे भी ज़्यादा है, ज़ाहिर है। ये तो एक साल पाकिस्तान 35-40% है, लेकिन सिंध में तो वो मेरे ख्याल में मोर देन 60% जा रही है नॉर्मल से। और सरदार साहब आखिर में बता जाएं कि ये सिलसिला कब रुकेगा? देखिए अगस्त के दिनों में तो चलता रहेगा मेरे ख्याल में। जो 23-24 अगस्त के बाद फिर कुछ दिन 23-24 को दोबारा एक स्पेल मुतवक्की है सिंध में भी। साथ साथ इसकी बात कर दूँ, ऐसा अगर वो सिस्टम मैच्योर हो जाता है, क्योंकि बे ऑफ बंगाल में एक और लो प्रेशर एरिया आज डेवलप होने का इम्कान है, जो कि आगे चलकर हो सकता है डिप्रेशन बन जाए फिर, और उसका ट्रैक अगर सीधा यही वेस्टवर्ड ही रहता है तो दोबारा से 23-24 को इम्कान होगा पूरे सिंध में बशमूल कराची। और इसी तरह जाहिर है कि सिंध से होते हुए फिर वो बलूचिस्तान का रुख करती हैं वो हवाएं, तो वहाँ भी तो 24-25 अगस्त तक, यानी 25 अगस्त तक ये चलता रहेगा सिलसिला ऑन एंड ऑफ पूरे मुल्क में ही। कभी दरमियानी और कभी तेज़ और कभी किसी जगह पर बहुत मूसलाधार बारिश। ठीक है, उसके बाद कुछ दिनों की कुछ ब्रेक आएगी। ठीक है सरदार साहब, बेहद शुक्रिया हमारे साथ मौजूद थे गुफ्तगू। ये मानसून का जो हम चौथा स्पेल देख रहे हैं ये सिर्फ यहीं पर ही फुल स्टॉप नहीं लगेगा, बल्कि आगे एक और स्पेल मतवक्की है। सो प्लीज़ तैयार रहें, और वो लोग जो कि सैर करने का प्लान बनाते हैं नॉर्दर्न एरियाज़ का, अभी रुक जाएं, घरों में रहें। बाद में जब ये बारिशें मुकम्मल थम जाएंगी फिर प्लानिंग एडवाइजरी देख के जाएं। हाँ चलें जी, हम एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक के उस पार हमने आपको शिमाली इलाका जात की सूरत हाल दिखाई थी, जहाँ पे शदीद फ्लैश फ्लड्स हैं, क्लाउड बर्स्ट हैं। अब ज़रा हम दोबारा सिंध का रुख करते हैं काठौर। यहाँ मलीर नदी में गुज़िश्ता रोज़ एक गाड़ी डूबी थी। ये एक गाड़ी तो मिल गई है, लेकिन महक गाड़ी में सवार फैमिली है ये नहीं मिली है, और इसकी तलाश का काम जारी है। हमारे नुमाइंदे यासिर हुसैन हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे जानते हैं। यासिर बताएगा इस गाड़ी में कितने लोग सवार थे और तलाश का काम कहां तक पहुंचा है, रेस्क्यू ऑपरेशन करने वाले क्या बता रहे हैं? इस वक्त मौजूद हूँ मलीर नदी के मुकाम काठौर के मुकाम पे, जहाँ रेस्क्यू जो है ऑपरेशन वो जारी है। गुज़िश्ता रोज़ एक गाड़ी जो है यहाँ से गिरने का एक वाक़या पेश आया था, उसके बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो ईदी बहरी टीम ने जो है वो शुरू किया था। अब ये बताया जा रहा है कि गाड़ी जो है वो मिल चुकी है, मगर उसमें जो 7 अफराद हैं वो अब तक लापता है, उनकी तलाश अभी भी जारी है। हमारे साथ मौजूद है ईदी से साथ, इनसे मज़ीद जान लेते हैं। जी साथ भाई बताइएगा। देखिए ये इतना आई थी हमारे पास कि रात को डूबी है गाड़ी। यहाँ पे पुल है, पुल से बहती हुई तकरीबन कोई 1.5 किलोमीटर दूर जाके गिरी है गाड़ी, और हमने वहाँ पे जाके सर्च भी किया, गाड़ी तक भी पहुँचे हम, वहाँ पे सर्चिंग का अमल भी देखा हमने, लेकिन जो है वहाँ पे डेड बॉडीज़ नहीं मिली हमें। अभी जो है हम पूरा एरिया जो है वो सर्च करते हुए जा रहे हैं, देख रहे हैं कि कहीं डेड बॉडीज़ अगर नजर आ जाए तो फिर उसको हम लोग रिकवर करके उसके वसा के हवाले कर दें। और यहाँ से हमने मज़ीद जो है एक बंदे को जिंदा भी रेस्क्यू किया है, जो कि यहाँ पे तकरीबन कुछ घंटों से यहाँ पे फंसा हुआ था, इसको हम रेस्क्यू करके यहाँ पे लेकर आए। ठीक है जी, बिल्कुल साथ में कहना है कि एक जो शख्स है जिसका नाम सिराज के नाम से उसकी शनाख्त हुई है, वो गाड़ी के पीछे वो शख्स गया था, मगर वो स्लिप हुआ और वो भी पानी में फंस गया था। उसको रेस्क्यू कर लिया गया है 4 घंटे के बाद, मगर गाड़ी में सवार जो 7 अफराद थे उनका अब तक कोई पता नहीं चल सका है। जी ठीक है यासिर, आपका शुक्रिया। अब ज़रा सांगड़ का रुख करते हैं, जहां 36 घंटों से वक्फे से बारिश ने शहर में तबाही मचाई हुई है। नाले बिफरने से मुतअद्दिद इलाकों में सैलाबी सूरत हाल है, और इसी पर मज़ीद बात करेंगे। हमारे नुमाइंदे राशिद जान बलोच ने हमें ज्वाइन किया है। राशिद, 36 घंटों से बारिश का सिलसिला, इस वक्त क्या सिचुएशन है शहर की? जी देखें, सांगड़ शहर के अंदर इस वक्त जो है 36 घंटे तो गुजर चुके हैं, बारिश रुकने का नाम तक नहीं ले रही। अब सिचुएशन सूरत हाल ये है कि जैसे माजी के अंदर 2011 में सैलाबी सूरत हाल का सामना हुआ था, जब सैलाब आया था तो यहाँ पर जितने इलाके थे पूरा जिला जो है वो पानी की लपेट में था और डूब चुका था। जबकि जिला इंतजामिया ने जो 2011 में किरदार अदा किया था, वही किरदार आज भी जिला इंतजामिया
ने अदा किया है वही जो तरीकेकार था, ड्रेनेज सिस्टम तबाह हो गया। और यहाँ पर जो सैम नाले थे वो जो है इस वक्त कई तकरीबन 2 मकामात से गुजरी और वर्कशॉप की साइड पर ब्रोही गोड की जानिब से जो है सैम नाले टूटने की भी इतलात जो है इस वक्त जो आ रही हैं। और जबकि डिप्टी कमिश्नर सांगड़ की जानिब से ये मौक़िफ़ भी सामने आया कि जिला भर से इन बारिशों के बाद जो है 9 अमवात जो है वाक़या हो चुकी हैं। अब जो है यहाँ पर रात भर से जो बारिश जारी हुई है सांगड़ के अंदर, तो यहाँ पर जो कच्चे मकानात थे वो तो गिरे थे, लेकिन आज जो है पक्की जो इमारत हैं वो भी गिरने का सिलसिला शुरू हो चुका है। अब यहाँ पर जो है मस्जिदों में ऐलानात करवाए जा रहे हैं कि जो कच्ची आबादी के लोग हैं, जो निचली सतह के नशेबी जो इलाके हैं, उनकी जो अवाम है उनको ये ऐलानात किए जा रहे हैं। जिला इंतजामिया की जानिब से बताया जा रहा है कि आप किसी महफूज मकामात पर मुंतकिल हो जाएं। जबकि इस बरसती हुई बारिश में रात भी जो है कुछ जो अफराद थे कुछ इलाकों के, उन लोगों ने शॉपिंग सेंटर में अपनी जो है पनाहगाहें बनाई, वहां पर पनाह ली। कुछ जो स्कूलों में चले गए, जैसे 2011 में स्कूलों में पनाहें ली जा रही थी, बिल्डिंगों में पनाहें ली जा रही थी, वही काम हो रहा है। लेकिन अफसोस का मकाम यहाँ पर है कि सिंध हुकूमत जिस तरीके से पूरे सिंध के अंदर निजाम चला रही है, सांगड़ में भी वही हालात हैं। जिला इंतजामिया जो है तकरीबन मुतअद्दिद यहाँ पर जो है हमारे पास डिस्पोजल मौजूद हैं, लेकिन सिर्फ मुबैना तौर पर करप्शन करने के लिए, फंड हड़पने के लिए जो जिला इंतजामिया है इस वक्त जो है मुबैना तौर पर ये काम कर रही है। और यहाँ पर कोई सिम नाले की खाटी नहीं हुई अब तक। यहाँ पे ये सूरत हाल बनी हुई है। सांगड़ में 36 घंटों की बारिश है और लोगों को जो है वो शदीद मुश्किलात का सामना। बहुत शुक्रिया राशिद आपका। अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद वापस आएंगे, हमारे साथ रहिए। सुबह से कुछ इतनी अच्छी खबरें नहीं आ रही थीं, लेकिन अब हम आपके लिए एक बड़ी पॉजिटिव सी न्यूज़ लेकर आए हैं, और वो ये कि पाकिस्तान रूस में होने वाला आतिशबाजी का बैनुल-अक़वामी मुकाबला जीतकर चैम्पियन बन गया है। रुस्टेक में पाकिस्तान समेत दुनिया भर से 7 ममालिक की टीम शरीक हुई थी। दूसरी पोजीशन जी किर्गिस्तान ने हासिल की। तीसरी पोजीशन हासिल करने में सर्बिया कामयाब रहा। पाकिस्तानी टीम के लीडर शाहिद महमूद भट्ट साहब ने हमें रशिया से ज्वाइन किया है, उनसे उनकी कामयाबी बात करते हैं। शाहिद साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत मुबारक हो, पाकिस्तान के नाम आपने ये एजाज़ किया है। बताइए चैम्पियन बनने पे कैसा महसूस कर रहे हैं? जी खैर मुबारक। बस देखें सर, ये बड़ी प्राइड मोमेंट है, ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए, क्योंकि मैं यहाँ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, अपने मुल्क को। इट्स अ प्राइड मोमेंट फॉर एवरीवन, फॉर माय टीम एंड पाकिस्तान आल्सो। सही। तो सर मैं चाहूँगी कि आप ज़रा हमें बताएं कि ये फायर वर्क जो जिसमें माशाल्लाह से हमने बाजी ली है, ये दूसरी और तीसरी पोजीशन हासिल करने वालों से किस तरह से मुख्तलिफ था? पाकिस्तान ने ऐसा क्या यूनिक काम किया कि जो हम पहली पोजीशन में बराबर हुए? जी देखिए, ये इसमें यहाँ पे 8 टीमें, 8 ममालिक आए हुए थे जो टॉप कंट्रीज हैं, और अपने अपने जो वो स्किल है वो हर बंदा रिप्रेजेंट करता है। जी जी। तो हम क्योंकि लास्ट टाइम भी आए थे यहाँ पे, और हमने यहाँ से बहुत कुछ सीखा था, बड़ा एक्सपीरियंस गेन किया था। तो इस दफा जो स्पेशल जो चीज़ हमने की, जो हमारी जीत का सबब बनी, वो हमारा पाकिस्तान म्यूजिक था। और हमने उसको बड़े आला तरीके से कोरियोग्राफ किया, उसमें जो टॉप डिजाइन हैं हमने उसको यूज किया। और ये इसको कहते हैं फायरवर्क सिंक्रोनाइज्ड विद म्यूजिक बीट्स। तो इसमें बड़ा काउंटेबिलिटी होती है कि आप जो फिजा में है, आप एक पिक्चर, एक तस्वीर क्रिएट करें। तो बिलीव करें, यहाँ पे 8 टीमें थी, तो हमारे तो करीब को भी कोई नहीं भटका। अल्हम्दुलिल्लाह इतना क्लासी और इतना क्रिस्टल क्लियर शो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया कि हाउ कैन आई से कि इस ब्रीथ टेकिंग शो जो कोई हमारे करीब भी नहीं आया। सुबह अल्हम्दुलिल्लाह ज़बरदस्त। और शाहिद साहब, वो म्यूजिक आपने कौन सा इस्तेमाल किया था? कुछ देसी था? जी हमारा इसमें जो फर्स्ट हमारा स्टार्टअप था, क्योंकि ये रशिया था, यहाँ मॉस्को में हम थे, तो ये लाजमी था कि हम यहाँ का म्यूजिक भी उसको लगाएं। तो 2 मिनट का म्यूजिक हमने फिर जो स्टार्टअप था वो हमने रशिया से लिया। अच्छा। तो उसके बाद हमने अपने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारा एक जो नेशनल सॉन्ग है, इस परचम के साए तले हम एक हैं, और इसमें हमने अपने फ्लैग कलर्स को यूज किया बड़े आला तरीके से।
सही। तो शायद सब मैं चाहूंगी भी कि हम जरा ये म्यूजिक सुनवा भी दें, फिर आपसे बात भी करते, तो प्लीज जरा ये म्यूजिक सुनवाएगा। और क्या ही आपने जो है वो दमादम मस्त कलंदर कर दिया शाहिद साहब। अच्छा शाहिद साहब, मैं देखने वालों को अब मैं चाहता हूँ आप ये बताइए कि अब ये आर्ट है ये बहुत ज़्यादा मॉडर्नाइज हो गई है, इसमें टेक्निक्स का क्या इस्तेमाल होता है, टेक्नोलॉजी का क्या इस्तेमाल होता है, ज़रा इस पे तो हमें बताइए ना। देखिए, जिसमें बड़ी बड़ी मॉडर्न टेक्नोलॉजी अब यूज होती है उसको हम कहते हैं, अभी हम नैनो सेकंड पे आ गए हैं और हमारे पास जो हम टेक्नोलॉजी जो पाकिस्तान टीम यूज कर रही है ये 5th जनरेशन टेक्नोलॉजी है। और ये हमने कोई 2 साल पहले ही इसको ये आई थी और हमने इसको परचेज कर लिया था क्योंकि हम लोग इंटरनेशनल में हम लोग जाना चाह रहे थे, तो बड़ा ज़रूरी था कि हम जो लेटेस्ट वर्जन्स हैं, लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज हैं, हम उसको पहले उसकी रिहर्स करें, पाकिस्तान में उसके शोज करें, और ताकि हमें एतमाद आ जाए, हमें यकीन आ जाए कि हम लोग एबल हो गए हैं दुनिया से मुकाबला करने के लिए। तो इसमें अभी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारी बड़ी सुपीरियर टेक्नोलॉजी हमने यूज किया है, तो इसीलिए तो हमने विन किया, इसीलिए तो हम चैंपियन बने। सही। तो शायद सब ये आपने कहा ना कि हमने पहले प्रैक्टिस की ताकि हम इस चीज़ के लिए यूज टू हो जाए, तो ये प्रैक्टिस कितने अरसे पे मुहित रही आपकी? जी, ये जो प्रैक्टिस है, हमने जब हम 2019 में यहाँ पे पहली दफा आए तो उसके बाद मैंने यहाँ से वापसी पे जाके फिर वो जो 5th जनरेशन जो इसकी टेक्नोलॉजी है उसको परचेज किया, और फर्स्ट टाइम मैंने उसको हमारा यहाँ पे सुपर लीग हुआ, जो 5th सुपर लीग थी जो पाकिस्तान में जब क्रिकेट आई, PSL आया, तो कराची में हमने उसको पायरो म्यूजिकल फायरवर्क्स किया, जो नेशनल स्टेडियम कराची में 3 मिनट का फायरवर्क्स किया, वहाँ पे हमने इसको यूटिलाइज किया और इसको लोगों ने बहुत पसंद किया, बहुत सराहा। इट वॉज ए एक्सीलेंट शो। ज़बरदस्त। अच्छा शाहिद साहब, ये बताइए कि जो प्रेसिडेंट हैं रशिया के पुतिन, उन्होंने भी आपकी इस परफॉर्मेंस को सराहा, ज़रा इस मोमेंट को भी तो हमें बताइए ना। ये देखें, ये बड़ी प्राइड मोमेंट है, और ये स्पेशली मेरा ख्याल में मैंने बहुत से लोगों से यहाँ से पूछा भी जो यहाँ पे रह रहे हैं कम्युनिटी में, और हमारे काफ़ी लोग, तो ये मेरे ख्याल में पहली दफ़ा वो कह रहे हैं कि ऐसा हुआ है। तो प्रेसिडेंट पुतिन ने जो हमें एक्नॉलेज किया है टीम पाकिस्तान को कि जी इस दफ़ा पाकिस्तान टीम ने विन किया, और स्पेशली उन्होंने हमारी जो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान है उनको भी, जो हमारा 75वीं जो हमारी डायमंड जुबली थी, जो उस पर भी उन्होंने उनको मुबारकबाद की है। तो सर ये बड़ी प्राइड मोमेंट है। देखें, ये पाकिस्तान को अल्लाह के फजल से इतनी एक्नॉलेजमेंट मिल रही है। तो मैं 2 दिन पहले अपनी एम्बेसी भी गया था, तो उन्होंने भी हमें बुलाया था, एक्नॉलेज किया, हमें ट्रॉफी भी दी। तो वहाँ पे हमारे लोग बता रहे थे कि यार हम लोग, क्योंकि वो डिप्लोमेट है तो वो जहाँ भी जाते हैं तो लोग उन्हें मुबारकबाद करते हैं कि यार आपको मुबारक हो कि आपका पाकिस्तान जो है वो चैंपियन बन गया। तो दे आर ऑल्सो हियर फीलिंग वेरी प्राउड। तो ये बड़ी प्राइड मोमेंट है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये बड़ा सदियों में ऐसा मेरे ख्याल में ये मिसाल जो है वो बनती है। तो अल्लाह ने हमें एक्नॉलेज किया है दुनिया के अंदर, तो ये बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, अल्लाह की बड़ी करम नवाजी है। जी जी। और सर ना सिर्फ उन लोगों के लिए बल्कि हम जो पाकिस्तान में बैठे हैं हमारे लिए भी बड़ा प्राइड मोमेंट है ये, कि जाहिर है कि हमारे ही लोग हम में से उठ के फिर बाहर जाते हैं, पाकिस्तान को इतना अच्छा रिप्रेजेंट करते हैं और फिर पूरी दुनिया को बताते हैं कि हमारा टैलेंट किसी से कम नहीं है। सर अगेन आपको बहुत मुबारक हो, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने। इसी तरह से जो हमारे पाकिस्तानी भाई हैं जब बैरून मुल्क जाते हैं छा जाते हैं। ना सिर्फ ये बट साहब, फैसल एक और बट साहब है जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, उसके बाद अरशद नदीम जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया। तो खेल के मैदान से बड़ी अच्छी खबरें आती हैं, बहुत अच्छी चीज़ें आ रही हैं, और यही वो चीज़ें कोशिश करते हैं हम अपने प्लेटफॉर्म से ये दुनिया तक ये पहुंचाएं कि जो इमेज है पाकिस्तान का जो पूरी दुनिया में बना दिया गया था ये वो नहीं है, बल्कि पाकिस्तान का इमेज एक बहुत अच्छा इमेज है, स्पोर्ट्स लविंग कंट्री है, टैलेंटेड कंट्री है भाईजान, और हम ऐसे टैलेंटेड लोगों को शो में लाते रहते हैं। खैर अभी एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करने के लिए। स्टे विद अस। आपको हम खबर देंगे, लाहौर हाई कोर्ट ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और उनकी काबीना की नाअहली की दरख्वास्त वापस लिए जाने की बुनियाद पर खारिज कर दी है। इसी पर बात करेंगे अपने नुमाइंदे अरशद अली से। जी अरशद बताइएगा। जी बिल्कुल, जो है वो पीटीआई की रहनुमा अमरीकी अब्बास की जानिब से ये दरख्वास्त जो है वो लाहौर हाई कोर्ट में दायर की गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि वज़ीर आज़म और उनकी काबीना ने जो इश्तिहारी मुल्ज़मान हैं उनसे बैरून मुल्क में मुलाकातें की हैं और मुल्क की
जो अहम राज हैं उनके साथ डिस्कस किए हैं, लिहाजा उनको जो है वो नाअहल किया जाए। ताहम आज जब केस की समाअत शुरू हुई तो अदालत ने इस्तफसार किया कि ये दरख्वास्त गुजार के वकील ये बताएं कि इलेक्शन कमीशन किस रूल और कानून के तहत वजीर आजम को नाअहल कर सकता है, जिस पर जो है वो दरख्वास्त गुजार के वकील ने अदालत से कहा कि मुझे तैयारी की मोहलत दी जाए, जिस पर जो है वो अदालत ने कहा कि आपने छुट्टियों में ये केस जो है वो ऑफिस में जोर लगाकर लगवाया है, लिहाजा मोहलत नहीं दी जा सकती, जिस पर जो है वो दरख्वास्त गुजार के वकील ने दरख्वास्त को वापस लेने की सदा की, जिसको अदालत ने दरख्वास्त वापस करते हुए मुस्तरद कर दी है। जी ठीक है, बेहद शुक्रिया अरशद आपका। और आपको बताया कि पीटीआई रहनुमा शहबाज गिल का पिम्स अस्पताल में तिब्बी मुआयना कर लिया गया है। मेडिकल बोर्ड ने इब्तदाई मेडिकल रिपोर्ट में शहबाज गिल को सेहतमंद करार दे दिया है। ऑक्सीजन लेवल बेहतर है जबकि ECG भी नॉर्मल है। शहबाज गिल रात से अस्पताल में ज़ेर इलाज हैं, उन्हें डिस्चार्ज करने का फैसला मेडिकल बोर्ड करेगा। तो आपको बता रहे हैं शहबाज गिल के हवाले से। अच्छा जी, अब आपको बताएं, इंसाफ के रास्ते में रुकावट डालने के हरबे नाकाम हुए तो चेयरमैन PTI इमरान खान ने ट्विटर का महाज संभाल लिया है। लिखा, तशद्दुद के जरिए और बगैर मुनसिफाना ट्रायल आसान हदफ का इंतखाब किया गया। उनका लिखना था कि माजी में रियासती इदारों पर बदतरीन हमले किए गए, सब ने बदनीयती पर मबनी टारगेटेड बयानात के जरिए हमले किए, इन लोगों की किसी भी तरह सरजनिश तक नहीं की गई। इमरान खान ने मजीद लिखा, ये बनाना रिपब्लिक की तरफ तनज़ुली है, मुहज़्ज़िब दुनिया हमारी हालत देखकर हैरान रह जाएगी। और इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं सीनियर एनालिस्ट मज़हर अब्बास साहब। सर, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि जो इमरान खान साहब का ट्वीट है, इंतहाई ऐसा ट्वीट है जो हम कभी किसी वक्त पे कहते थे कि शायद PTI ये कहती है कि मरियम नवाज़ ऐसे ट्विटर का इस्तेमाल करती है, अब शायद इमरान खान ने भी वही रिवायत पकड़ ली। तो सर, इमरान खान के इस ट्वीट के बारे में आप क्या कहेंगे? शुक्रिया। देखिए, खैर उनकी राय है, ज़ाहिर है सबको अपनी राय की आज़ादी का जो है, सबकी आज़ादी की राय का एहतराम करना चाहिए। मैं उससे इत्तेफाक करूं या नहीं करूं, लेकिन यही बहसियत जर्नलिस्ट हमने सीखा है कि लोगों को इज़हार राय की आज़ादी का हक़ है। अच्छी बात है इमरान खान महज़्ज़ब दुनिया की बात कर रहे हैं कि महज़्ज़ब दुनिया में क्या होता है। मेरा ख़्याल है सारे हुक्मरानों को ये सोचना चाहिए, बशमूल इमरान खान, कि जब वो हुक्मरान थे तो उनके दौरे हुकूमत में सियासी आज़ादियाँ किस हद तक हासिल थीं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि मौजूदा हुकूमत भी उसी रविश पर जो है जाए। और नज़र यही आता है कि मौजूदा हुकूमत, चाहे मीडिया की आज़ादी की बात हो या सियासी आज़ादियों की बात हो, उसमें उसका उस तरीके से एहतराम नहीं किया जा रहा जिस तरीके से एहतराम होना चाहिए। हमने कभी भी अंग्रेज़ों के ज़माने के क़वानीन पर नज़र नहीं डाली, हमने कभी भी उनको ख़त्म करने की कोशिश नहीं की, बल्कि उनको आज के हुक्मरानों ने अपने वक्त की अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया और कल के हुक्मरानों ने अपनी वक्त की अपोजिशन के लिए इस्तेमाल किया। और यही रविश हमारी जो है हमें तनज़्ज़ुली पर ले जा रही है कि हम चीज़ों को बेहतर करने की कोशिश नहीं करते, उन्हें अपने मुखालफीन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। अच्छा हुआ शहबाज गिल साहब को कल पिम्स अस्पताल में दाखिल किया गया, उनका तिब्बी मायना। यही चीज़ अगर पहले दिन कर दी जाती, क्योंकि एक जो कानून है उसके तहत भी जब आप किसी को गिरफ़्तार करते हैं तो सबसे पहले उसका मेडिकल करवाते हैं, सबसे पहले ये उसको प्रॉपर हॉस्पिटल में जाके, ताकि उसको उसकी कोई बीमारी जो है जब आप गिरफ़्तार कर रहे हों तो वो ऑलरेडी किसी बीमारी उस लाहक ना हो उसको। क्योंकि अगर जेल के अंदर या कस्टडी के अंदर आपकी कोई हार्ट हिस्ट्री नहीं है और आपको दिल का दौरा पड़ जाता है तो वो भी टॉर्चर के ज़ुमरे में आता है। तो हमारे यहाँ चूँकि उन चीज़ों को उस तरीके से नहीं फॉलो किया जाता, लेकिन अब जो है मेडिकल बोर्ड, अगर कल खुदा न खास्ता कुछ शहबाज गिल साहब को होता है तो फिर ये मेडिकल बोर्ड जवाबदेह होगा। लेकिन मेडिकल बोर्ड में कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं, उन्होंने क्लियर किया है, तो अब मैं होपफुली जो है वो आज उनकी कस्टडी हो जाएगी। हालांकि मुझे नहीं समझ में आ रहा कि 2 रोज़ की पुलिस कस्टडी ली क्यों गई है और ऐसी क्या चीज़ें हैं कि जो आप रिकवर्ड करना चाहते हैं। अगर लैपटॉप है, लैपटॉप में से चीज़ें अब तक डिलीट हो गई होंगी, मोबाइल फ़ोन अगर है, मोबाइल फ़ोन से भी वो हो गई होंगी। बहरहाल ये खैर हम देखेंगे कि कल तक पुलिस, आज पुलिस उनको ले जाती है और कल तक क्या चीज़ें बरामद होती हैं या वो कोई बयान देते हैं, क्योंकि अब तक जो उनके बयानात आ रहे हैं कि कोई कानूनी हैसियत नहीं है।
कानूनी हैसियत जब भी बनेगी जब वो अदालत में आके कोई बयान देंगे। लेकिन देखना है, ये बहरहाल अहम केस है और बहुत संजीदा केस है, तो उसको उसी संजीदगी से लेना चाहिए। मदर साहब, मैं आपसे आगे की भी थोड़ी सी प्रेडिक्शन ज़रूर लूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपसे ये ज़रूर पूछना चाहूँगा कि जो भी ये पॉलिटिकल स्कफल हुआ, शहबाज गिल की गिरफ्तारी, उसके ऊपर से फिर नून लीग का बयान, ये एक तरफ, इस सारे मामले में पीपल्स पार्टी का कोई बयान आपकी नज़र से गुजरा? कोई उनकी तरफ से कोई इसका कोई स्टेटमेंट आया? बिकॉज ये मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि उनके लीडरान, अहम लीडरान इस तरीके की कैदोबंद की सोबतें बर्दाश्त कर चुके साल। जी, सिर्फ वही नहीं, पीपल्स पार्टी ने तो सबसे ज़्यादा, पीपल्स पार्टी हो या MQM हो, इन्होंने बहुत ज़्यादा, इससे कई गुना ज़्यादा जो है वो टॉर्चर बर्दाश्त किए हैं उन्होंने। और उनके बहुत से लोगों को, MQM के बहुत से लोगों को तो चीरा, जिस तरह पुलिस कस्टडी में लगाए गए थे। इसी तरह पीपल्स पार्टी लोग शाही किले में रहे हैं, कोड़े खाए हैं, ये सारी चीज़ें इससे गुजरे हैं। इवन PMLN के जो पिछले अदवार में जो हनीफ अब्बासी या राना सनाउल्ला या ख्वाजा साद रफ़ीक या माजी में जावेद हाशमी, इन सब के साथ ये हुआ है। फिर भी अगर वही रविश इख्तियार की जाए तो मेरा ख्याल है मुनासिब नहीं है। किसी की गिरफ्तारी अहम नहीं होती, लेकिन गिरफ्तारी का तरीका जो है वो महज़ब होना चाहिए। वो जो आप किसी टेररिस्ट को नहीं गिरफ्तार कर रहे, आप एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार कर रहे हैं जिसने एक बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान दिया है, लेकिन वो कहीं वो कोई आर्म नहीं है, वो आप पे अटैक नहीं कर रहा, जिसके तहत, तो अगर वो गिरफ्तार ही करना था तो एक प्रॉपर तरीका अडॉप्ट किया जाता गिरफ्तारी का। बिल्कुल, मेरा ख्याल है ज़्यादा गवर्नमेंट की हमेशा, और ख़ासतौर पे सिविलियन गवर्नमेंट के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है कि वो आला मेयार कायम करें। अपने मुखालफिन के ख़िलाफ़ अगर कानूनी कार्रवाई करनी भी है तो उसके लिए महज़ब तरीक़ा इख्तियार करें। तो मेरा ख्याल है वो तरीक़ा अडॉप्ट नहीं किया गया। बाकी ज़ाहिर है उनके ख़िलाफ़ एक केस रजिस्टर हुआ, उसमें उनकी गिरफ्तारी जो है वो मतलूब थी, उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब आगे जो अदालती जो है वो हम देखते हैं कि कानून के अपना रास्ता। जी सही। अच्छा मज़हर साहब, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो एक और सवाल है मेरा कि खान साहब की गिरफ्तारी के हवाले से भी बातें हो रही हैं और कहा जा रहा है कि उन्हें अब गिरफ्तार किया जाए। जैसे कि कल अहसन इकबाल भी बात कर रहे थे एक निजी टेलीविज़न के प्रोग्राम में कि नवाज शरीफ ने भी पेशियाँ भुगती हैं, शहबाज शरीफ ने भी। खान साहब ये क्यों कहते हैं कि मैं जवाबदेह नहीं हूँ? तो अगर खान साहब गिरफ्तार हो जाते हैं, दैन आप सियासी सूरत हाल किस तरफ जाती हुई देख रहे हैं? देखिए, ये तो गवर्नमेंट के लिए सोचने का है कि अगर आप किसी बड़े लीडर को गिरफ्तार करते हैं तो उसके लिए फिर आपके पास वो शवाहिद भी होंगे, क्योंकि एक ये चीज़ याद रखें कि सियासी लोगों को जब आप गिरफ्तार करते हैं तो उनको नुकसान नहीं होता अनटिल अनलेस आप जाके कोई बहुत ही इस तरह के आपके पास शवाहिद हों और आप साबित कर सकें, क्योंकि इसका हमेशा रद्द-ए-अमल होता है और काउंटर प्रोडक्टिव चीज़ें हो जाती हैं बाज़ औक़ात। ये चीज़ें जो हैं ये आपको सियासी रहनुमाओं को मुकाबला सियासत में ही करना चाहिए। तो गिरफ्तार कर सकते हैं, ठीक है। नवाज़ शरीफ साहब ने भी सख्तियाँ झेली हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आपने मरीम नवाज़ साहिबा की भी कस्टडी रही है। नवाज़ शरीफ साहब के साथ जो है वो 12 अक्टूबर को जो सलूक हुआ वो मुझे पता है कि किस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया, ह्यूमिलिएट किया गया। ये सारी चीज़ें हमारी तारीख़ का हिस्सा रही हैं। लिहाजा जब वो ख़ुद गवर्नमेंट में आएँ तो उन्हें आला मेयार कायम करना चाहिए, उन्हें बेहतर रवायात कायम करनी चाहिए। यही नहीं कि वो उन्हीं रवायात को फॉलो करें जिनके ख़िलाफ़ वो ख़ुद रहे हैं। ये पीपल्स पार्टी और PMLN के लिए सबसे ज़्यादा सोचने का सवाल है। और कौन कौन इस इत्तेहाद में आप देखें। बिल्कुल, और यकीनन ये वो तमाम तर रविश है मदर साहब, आप तो हमसे पहले से ये चीज़ें देखते आ रहे हैं। और ये जो एक मुल्क की जो सियासी सेहत है उसको इतना हमारी ये मुतासर कर चुकी है कि अब सिर्फ ये आप आएंगे तो आप उनसे खार निकालेंगे, वो आएंगे तो आपसे खार निकालेंगे। खैर मदर साहब, इससे बालातर होकर एक चीज़ मैं आपसे ये भी पूछना चाह रहा था कि आगे की आप क्या सिचुएशन देख रहे हैं? अभी अल्लाह अल्लाह करके तो इकॉनमी थोड़ी सी हमारी स्टेबल, अगर स्टेबल का लफ्ज़ ना भी इस्तेमाल करें तो थोड़ी सी राह पे नज़र आ रही है। कुछ डॉलर को पिछाड़ा है, कुछ दीगर चीज़ें ठीक हो रही हैं। ऐसे में अगर आगे सियासी रस्साकशी हुई तो कितना नुकसान देख रहे हैं, या फिर कोई सियासी रस्साकशी देख रहे हैं, या फिर कोई मिसाक देख रहे हैं? देखिए, इन्वेस्टर जो है आपका
उसका एतमाद अभी तक बहाल नहीं हुआ है, और वो बहाल होगा भी नहीं जब तक आपके यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं आएगा। तो आपकी मईशत तो संभल नहीं पा रही। आपकी मईशत ये सिर्फ जो है वो हमें बज़ाहिर लग रहा है, चीज़ें थोड़ी बहुत जो है, अब आप ये भी देखें ना कि 250 के करीब डॉलर पहुंच गया था, और आज अगर नीचे आया है तो ये एक टेम्पररी फेज़ है। लेकिन एक कॉन्फिडेंस जो बिजनेसमैन का है, एक कॉन्फिडेंस जो इन्वेस्टर का है, वो अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ। और वो इसलिए रिस्टोर नहीं हुआ कि उन्हें ये नहीं पता कि कल ये गवर्नमेंट रहती है या नहीं रहती है। और यही हमारे यहाँ पिछले 75 साल की तारीख रही है कि हमारे यहाँ सियासी इस्तेहकाम नहीं रहा। अदम इस्तेहकाम की वजह से कॉन्फिडेंस लोगों का नहीं आता उस पर। तो जब तक वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा, जब तक ये इन्वेस्टर को ये यकीन नहीं होगा कि ये सिस्टम चलता रहेगा, उस वक्त तक वो शेकी रहेगा। इसीलिए लोग रोशन पाकिस्तान से भी अपने वो डॉलर्स निकलवा रहे हैं। चीज़ें जो हैं उस तरीके से अभी तक स्टेबल नहीं हो रही हैं। तो जब तक एक डायरेक्शन नहीं सेट होगी उस वक्त तक मुझे नहीं लगता कि चीज़ें, अब फ़र्ज़ करें इमरान खान गिरफ्तार हो जाते हैं, या कल जब नवाज शरीफ गिरफ्तार हुए थे तो शेकी हो जाती हैं चीज़ें। तो आज अगर इमरान खान गिरफ्तार होते हैं या नाअहल हो जाते हैं तो उसके बाद जाहिर है उनके जो फॉलोअर्स हैं वो खामोश घरों को तो नहीं चले जाएंगे। बिल्कुल। तो ये जो चीज़ें हैं इससे मईशत जो है वो बेहतर नहीं होगी। इस गवर्नमेंट को सबसे बड़ा चैलेंज यही है कि अगर आप मईशत को बेहतर नहीं कर सके तो फिर आपके ऊपर ये सवालात उठेंगे कि भाई ये सारी एक्साइज की, अदम एतमाद की तहरीक की, इसकी ज़रूरत क्या थी आपने। आप कोई कॉन्फिडेंस नहीं दे सके लोगों को, इसीलिए जो है वो जो है इन्वेस्ट नहीं कर रहे लोग। अपनी इंडस्ट्रीज़ बंद होने का ख़तरा है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री को ख़तरात पेश हैं बहुत से। तो ये सारी चीज़ें मेरा ख्याल है इस गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा कोशिश ये करनी चाहिए थी पहले दिन से पॉलिटिकल स्टेबिलिटी लाने की, और उसी की इन्होंने कोशिश नहीं की। जबकि ये सब उन चीज़ों से गुजरे हैं जो इक़दामात ये खुद कर रहे हैं। बिल्कुल मदद साहब, बहुत ज़रूरी है सियासी इस्तेहकाम हमारे मुआशी इस्तेहकाम के लिए। लास्ट में मैं चाहूँगी कमेंट कीजिएगा कि नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से भी कुछ खबरें आ रही हैं कि नहली की मुद्दत शायद 5 साल तक मुहीद कर दी जाए, जिससे नवाज शरीफ को शायद काफ़ी रिलीफ मिल जाएगा। बड़े मियाँ साहब की वापसी आप देख रहे हैं आने वाले कुछ दिनों में, आने वाले महीने में? देखिए, मुझे समझ में नहीं आता, मुझे मियाँ साहब की टू बी वेरी ऑनेस्ट पॉलिटिक्स में कहीं खौफ नज़र आता है, कहीं डर नज़र आता है। 2000 में जब वो अचानक एक डील करके सऊदी अरब चले गए तो मुझे नहीं समझ में आया उस लॉजिक का। मैंने कराची में उस केस को पूरा फॉलो किया था। ये हकीकत है कि उनको जिस तरह सज़ा दी गई उससे इंसाफ के तकाजे नहीं पूरे होते थे। मैं उस पूरी स्पेशल कोर्ट को कवर किया है मैंने, और ऐसा नहीं हो सकता कि आप सारे को बरी कर दें और सिर्फ नवाज शरीफ को सज़ा दे दें। बिल्कुल। तो लेकिन उसके बावजूद लड़ते आए आदमी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जेल में लड़ाई लड़ी ना, उन्होंने बेनज़ीर भुट्टो ने लड़ाई लड़ी। तो लोग लीडर्स जो हैं वो भागते नहीं हैं, लीडर्स फरार का रास्ता इख्तियार नहीं करते, क्योंकि अगर आप खड़े रहते हैं और आप लड़ते हैं तो आप अपने फॉलोअर्स में एक नया वलवला जज्बा पैदा करते हैं। आप 3 साल से जो है लंदन में बैठे हुए हैं, आप जाते अपना इलाज कराते और वापस आ जाते, और इलाज में कितने 3 साल तो नहीं लगते। और उसके बाद बयानात आपकी तरफ से ये आते हैं और आपके लीडरों की तरफ से कि जब सूरत हाल बेहतर होगी आ जाएंगे, तो हम आ जाएंगे। तो आपको अदालत ने ये इस कंडीशन पे तो नहीं भेजा था जी, उन्होंने तो आपको इलाज के लिए भेजा था। तो मेरा ख्याल है नवाज शरीफ साहब को 2 साल पहले आ जाना चाहिए था। ठीक है, बहुत शुक्रिया मदर साहब, बहुत शुक्रिया मदर साहब हमारे साथ मौजूद थे। और इससे बेहतर शायद हालात, साजगार हालात हो नहीं सकते कि मियां साहब अब वापस आ जाएं। तो अभी हम एक ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के उस पर हाजिर होंगे तो मजीद चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। अभी आपको बताएं कि लाहौर जाकर पसंद की शादी के केस में मुलजिम ज़हीर की प्रोसिक्यूशन के खिलाफ तौहीन अदालत की दरख्वास्त की समाअत हुई है। अदालत ने प्रोसिक्यूटर जनरल सिंध को तौहीन अदालत का नोटिस जारी कर दिया है। नुमाइंदे खुसूसी इरफान उल हक हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे बात करेंगे। इरफान बताएगा। देखिए, जो ज़हीर हैं उन्होंने अपनी दरख्वास्त में कहा है कि जो प्रोसिक्यूटर जनरल हैं उन्होंने अदालत के हुक्म की खिलाफ वर्जी की है। जस्टिस सुमेर गफ्फार की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने 6 जून को
जो अहकाम दिए थे लड़की को दारुल अमान मुंतकिल करने से मुतल्लिक, उससे उस ऑर्डर का हवाला नहीं दिया गया अगली प्रोसीडिंग में, और प्रोसिक्यूटर जनरल की जानिब से इस हक़ाइक़ को छुपाए गए और पुलिस को ये इजाज़त दी गई कि वो लड़की को यहाँ से लाहौर मुंतकिल कर दे, जबकि अदालत ने हुक्म दिया था कि वो अपनी मर्जी के मुताबिक यहाँ जाया जा सकती है। तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई है प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर के खिलाफ। अदालत ने इब्तदाई समाअत के बाद नोटिस जारी कर दिए हैं। तौहीन अदालत के नोटिस पर प्रोसिक्यूटर जनरल हैं सिंध के फैज़ शाह, उनको हिदायत की अदालत ने कि आइंदा समाअत पर पेश होकर इस हवाले से वजाहत करें। ठीक है इरफान, बेहद शुक्रिया आपका। अब ज़रा आगे बढ़ते हैं और दीगर खबरों को प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। 14.5 अगस्त रवां हफ्ते आर्ट्स काउंसिल कराची में पेश किया गया। इस ड्रामे के बारे में ख़ुद अनवर मकसूद क्या कहते हैं और इसमें किस तरह क़याम पाकिस्तान का पस मंज़र पेश किया गया है, इस बारे में हमारे नुमाइंदे खुसूसी रेहान अहमद ने एक रिपोर्ट तैयार की है, आपको दिखाते हैं। अगर इसकी जिंदगी प्यारी है तो सामने आ। एक तवील इंतज़ार के बाद अनवर मकसूद की मशहूर ज़माना थिएटर सीरीज़ का तीसरा और आखिरी खेल 14.5 अगस्त आर्ट्स काउंसिल ऑफ कराची में आवाम के लिए पेश कर दिया गया। अनवर भाई, ये बताइए कि इस प्ले के हवाले से क्या कहेंगे आप? बड़ी मेहनत से लिखा है, 4 महीने रिहर्सल हुई है। रिहर्सल मैंने नहीं देखी क्योंकि अपना लिखा हुआ प्ले में नहीं देखी। आज मजबूरी है, मीडिया आया हुआ है तो मुझे आना पड़ा। ये जो 3 किस्तें थी, 14.5 अगस्त, 14.5 अगस्त, ये उसकी आखिरी किस्त है 14.5 अगस्त। हिंदुस्तान और पाकिस्तान पर ये प्ले है। पासपोर्ट दिखाओ। पासपोर्ट तो नहीं है, ना आधार कार्ड ना पासपोर्ट। यहाँ कैसे आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। तहरीक इंसाफ का है। ये बताइए कि पिछले जो प्लेस थे 2 इस सीरीज के, उनसे किस तरह मुख्तलिफ है? 14.5 अगस्त के 800 शोज़ हुए, 800 शोज़। 14.5 अगस्त के 750 शोज़ हुए। अब ये देखें कि क्या होता है इनका। डर रहा हूँ बस। गांधी, जिन्ना, ओह माय गॉड, वाओ। 14.5 अगस्त में अनवर मकसूद ने कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और महात्मा गांधी को कश्मीर, लाहौर, दिल्ली और लंदन में मिलते और उस दौर के हालात पर बहस करते दिखाया है। मतलब कि सबको मैंने कत्ल किया। अनवर भाई, ये बताइए कि 14 अगस्त क्यों नहीं हुआ अब तक? जिस दिन आएगा मैं पकड़ लूँगा 14 अगस्त को, कहूँगा आज़ादी। नाश्ते में 2 अंडे खाने की इजाजत थी, आपने 4 अंडे क्यों मंगवाए जिन्ना साहब? नाश्ते के पैसे अपनी जेब से दिए। लेकिन अंग्रेज का ऑर्डर था 2 अंडे। अंग्रेज के ऑर्डर पर जिंदगी में भी लानत भेजता था और आज भी भेजता हूँ। मैं तो अंडे खाता ही नहीं। फाइनली ये फैसला क्यों किया कि इस सीरीज का इसके बाद कोई प्ले नहीं होगा? सुनने में आया कि आखिरी प्ले है इस सीरीज का। 14.5 अगस्त, 14.5 अगस्त, 14.5 अगस्त। मेरी उम्र 82 बरस है, ज़िंदगी रही तो और लिखूंगा, मगर ये पाकिस्तान हिंदुस्तान की सीरीज़ ख़त्म। ये नगरी है दाता की, शहर गाती गलियों का, इस ज़मीं के सीने पर आसमां पतंगों का। कितने फूल निखरे हैं, हर जगह पे भंगड़े हैं। कल भी ये लाहौर था, आज भी लाहौर है। 14.5 अगस्त अनवर मकसूद की क़याम पाकिस्तान के पस मंज़र में तैयार की जाने वाली स्टेज ड्रामा सीरीज़ का तीसरा और आखिरी हिस्सा है। लेकिन अनवर मकसूद का कहना है कि अभी सारी बातें मुकम्मल तौर पर उन्होंने नहीं कही हैं, लिहाजा बहुत जल्द वो एक बार फिर स्टेज पर अपनी वो सारी बातें कहेंगे जो अभी अधूरी रह गई हैं। कैमरामैन अकबर अली के साथ रेहान अहमद, समा, कराची।
यानी भी कुछ बातें कहनी है जो अधूरी रह गई हैं। आगे बढ़ते हैं। कराची चिड़ियाघर में मुल्क की तारीख में पहली बार जो दांतों की तकलीफ में मुब्तला हथनी मधुबाला, उनका मुनफरद ऑपरेशन किया गया। जर्मनी से आई डॉक्टर्स की टीम अपने खर्चे पर दांतों की सर्जरी जो दूसरी वाली हैं नूरजहां, उनका भी करेंगी हथनी। मोहम्मद अली हफीज़ की रिपोर्ट। कराची चिड़ियाघर में शहरियों को तफरीह फराम करने वाली मधुबाला को दांतों की तकलीफ ने बेचैन कर रखा था। मधुबाला के ऑपरेशन के लिए जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की आलमी तंजीम फोरपास की खुसूसी टीम कराची आई है, जहां उसने 16 साला हथनी को बेहोश करके खुसूसी आलात की मदद से उसका कई घंटे तवील ऑपरेशन किया। जर्मनी से आए डॉक्टरों की टीम मधुबाला के साथ 15 साला नूरजहां का भी ऑपरेशन करेगी। The first assessment revealed that these two elephants have really severe task problems. And I guess everybody of you know, if you have dental problems, it's very painful. It's also very painful for elephants. Unfortunately, within this year, these dental problems got really worse and worse. कराची चिड़ियाघर की दोनों हथनियों के उन दांतों में खराबी पैदा हुई जो खाने के लिए इस्तेमाल नहीं होते। कैमरामैन इमरान शाहिद के साथ मोहम्मद अली हफीज, समा, कराची। तो अगर किसी और के दांतों में इशू है, किसी और के दांतों में अगर इशू, तो वो चिड़ियाघर जा सकते, शायद लगे हाथ उनका भी इलाज हो जाए। अगर इसके दांत खाने के और दिखाने के और। एक ब्रेक ले रहे हैं, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। जरा खेल के मैदान से आपको खबर देंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के आइंदा 4 साल के लिए फ्यूचर टूर प्रोग्राम का ऐलान कर दिया गया है। 12 ICC फुल मेंबर्स ममालिक में से 10 टीम्स पाकिस्तान का दौरा करेंगी। और वनडे रैंकिंग में तो बाबर आजम ने अपनी पहली पोजीशन मजीद मुस्तहकम कर ली है। करवा लें सूर्य कुमार यादव को नंबर 1 पे, बाकी हमारे दोस्त। खैर, शाहीन शाह अफरीदी जो है वो 5वें बेहतरीन बॉलर हैं। तमाम तर खेलों की सूरत हाल पर तज्जिया लेंगे सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट और जर्नलिस्ट मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मिर्ज़ा भाई, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। वालेकुम अस्सलाम। बिल्कुल मैं ठीक हूँ, आपको भी और आपकी को सहर को भी सुबह बखैर। ठीक है। अच्छा मिर्ज़ा साहब, मुझे ये बताइए कि ये जो फ्यूचर टूर प्रोग्राम्स के हवाले से जितने भी मैचेस हमें मिले हैं, सेटिस्फाइड हैं आप? देखिए, अगर हकीकत की निगाह से देखा जाए, पाकिस्तानी टीम की वैल्यू ज़्यादा है, लेकिन चूँकि ICC के बारे में कहा जाता है कि वो इंडियन क्रिकेट काउंसिल है, अगरचे ग्रेगरी जो न्यूजीलैंड के हैं वो चीफ है, वो ICC के चेयरमैन है, लेकिन उसके बावजूद होल्ड भारत का है क्योंकि सारे स्पॉन्सर्स भारत के। और यही वजह है कि भारत को ज़्यादा अहमियत दी गई है इस FTP में, और उसके अलावा इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया को भी अहमियत दी गई है। लेकिन ये बात बड़ी फैसल खुशाइंद है कि पाकिस्तान में जो है वो क्रिकेट जो है वो होगी, जिस तरह से मैं सुन रहा था पैकेज में कि आधे से ज़्यादा टेस्ट मैचेस पाकिस्तानी सरजमीन पर खेले जाएंगे। इंग्लैंड की टीम आ रही है सितंबर में, तो अब कोई टीम बची नहीं, वरना 3 मार्च 2009 को जब गद्दाफी स्टेडियम लाहौर के बाहर श्रीलंकन क्रिकेट टीम पर अटैक हुआ था तो पाकिस्तान से बिल्कुल ही बैनुल अक़वामी क्रिकेट रूठ गई थी। 6 साल बाद मई 2015 में जिम्बाब्वे की टीम आई, फिर टीमों की आमद का सिलसिला शुरू हुआ। तो मैं समझता हूँ कि हमारे मुल्क में जो होंगे मैचेस वो पाकिस्तानी शायकीन क्रिकेट के लिए और यंग क्रिकेटर्स के लिए भी जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। सही। और मिर्ज़ा भाई, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि पूरी दुनिया की टीम्स आ रही है। अगर कोई नहीं आ रहा तो वो भारत है जो पाकिस्तान नहीं आ रहा। ये आपने बिल्कुल सही कहा, ये सियासी मामलात हैं दोनों ममालिक के दरमियान जिसकी वजह से ये सूरत हाल है, वरना पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो आखिरी टेस्ट सीरीज हुई थी वो मैंने कवर की थी भारत में 2007 15 बरस कबल दोनों ममालिक के दरमियान आखिरी टेस्ट सीरीज हुई थी। इंजमाम उस वक्त कप्तान थे पाकिस्तान के, शोएब मलिक गए थे और मिसबाह उल हक थे, बहुत सारे लोग थे। तो फिर उसके बाद क्या हुआ कि दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात कशीदा हो गए। आखिरी मरतबा पाकिस्तान ने भारत में 2012 में जाकर के एक वनडे सीरीज खेली थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि भारत और पाकिस्तान के टेस्ट मैचेस उतने ही इंपॉर्टेंट हैं जितने के टेस्ट मैचेस इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया के हैं। फैसल इत्तेफाक करेंगे, बल्कि उससे ज़्यादा हाइप होती है पाकिस्तान और भारत के टेस्ट मैचेस की। अच्छा मिर्ज़ा भाई, एक और चीज़ ये भी है कि हमें जो टेस्ट सीरीज़ मिल रही हैं वो 2 मैचेस 3 मैचेस की सीरीज़ मिल रही हैं, जबकि दूसरी जानिब अगर हम देखें तो 30 साल बाद इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया 5 टेस्ट मैच सीरीज़ वो रिवाइव हो रही है। बाकी टीम्स को भी 5-5 टेस्ट मैचेस की सीरीज़ मिल रही हैं। तो इसमें आप किसकी लैकिंग देखते हैं?
देखिए, इसमें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का भी रोल है, क्योंकि जब रमीज राजा साहब शिरकत के लिए गए थे इजलास में, अभी तो वो 1 महीने की छुट्टियों पर है, खत्म होने वाली है, तो उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान का मौक़िफ़ सही तरीके से पेश करेंगे। लेकिन अफसोस की बात है, ऐसा नहीं हुआ, बल्कि उल्टा हो गया है। 1-2 IPL जो है वो क्लैश कर रही है PSL से। जिस वक्त PSL हो रही होगी उस वक्त IPL हो रही होगी। तो वो तो ये कहकर गए थे कि हम लीग्स के खात्मे की बात करेंगे कि और इतना लंबा वो पीरियड ना हो, तो 2.5 महीने होगी IPL, जिससे बड़ा फर्क पड़ेगा इंटरनेशनल क्रिकेट पर। मेरे ख्याल में क्रिकेट बोर्ड को आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। पाकिस्तानी टीम कोई हल्की टीम नहीं है, पाकिस्तान क्राउड प्लेयर है, इंग्लैंड जाता है, इंग्लैंड में जाकर पाकिस्तान को 5 टेस्ट की सीरीज खेलनी चाहिए। फैसल, मैं तो कई दफ़ा सीरीज कवर कर चुका हूँ। जोश व खरोश होता है, जो गेट मनी होती है, उससे बड़ा फर्क पड़ता है। लेकिन अब ऑस्ट्रेलिया में भी पाकिस्तान को जो है लंबी सीरीज खेलनी चाहिए, और जो दो दीगर ममालिक पाकिस्तान आए, 2-2 टेस्ट मैचेस से काम नहीं चलेगा। अगर आप कंप्लीट या तो 3 टेस्ट की सीरीज खेलें या 5 टेस्ट की सीरीज। 5 टेस्ट मैच सीरीज तो पता नहीं पाकिस्तान ने आखिरी कब खेली थी। अब आप स्टैट्स गुरु हैं सर, आप ही बता सकते हैं, क्योंकि हमें जो याद है इंग्लैंड वाली भी याद है, वो वसीम वकार वाली सीरीज याद है कि जब तबाही फेर दी थी, ठीक है ना। अच्छा, इसके अलावा भी मिर्ज़ा भाई, ये अगर मैं देखूँ ये जो चार्ट है, इसमें इंडिया को 38 टेस्ट मैचेस मिले हुए इस FTP प्रोग्राम के थ्रू। फिर इंग्लैंड जो है वो 43 टेस्ट मैचेस हैं उसके पास, ऑस्ट्रेलिया के पास 40 टेस्ट मैचेस हैं, ये ले दे के पाकिस्तान के पास ही 27 हैं। अच्छा, इवन फॉर दैट से अगर दीगर ममालिक भी देखें, साउथ अफ्रीका, श्रीलंका 28, 25, वेस्ट इंडीज़ 26 टेस्ट मैचेस, तो इट्स जस्ट नॉट अबाउट आई गेस पाकिस्तान, इट्स अबाउट वो जो 3 बिग्स थे, वो जो आना चाह रहे थे, वो अपना पूरा जो है दबाव और वलवला जो है वो पूरा उन्होंने ICC पे कायम किया हुआ है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, बिग 3 खत्म नहीं हुआ। इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, फिर उसके अलावा इंडिया, और थोड़ा बहुत न्यूजीलैंड को भी हिस्सा मिल जाता है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ग्रेगरी जो न्यूजीलैंड के हैं वो ICC के चेयरमैन है। तो वो सिलसिला वही चल रहा है, मोनोपोली कायम है। अब एशियन ब्लॉक, पाकिस्तान जो था एशियन ब्लॉक में है, लेकिन एशियन कंट्रीज को इतनी अहमियत नहीं दी जा रही। अब तो 12 ममालिक शामिल हैं फैसल, इस जो ICC का FTP प्रोग्राम है उसकी टेस्ट सीरीज में 12 ममालिक शामिल हैं। आयरलैंड को भी टेस्ट स्टेटस मिल चुका है, उसके अलावा अफगानिस्तान को भी टेस्ट स्टेटस मिल चुका है। लेकिन इन 12 ममालिक में क्या पाकिस्तान इतना गया गुजरा है कि उसको इतने ही टेस्ट मैचेस दिए जाए? मेरे ख्याल में हमें आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी। ICC में हमारी वो से नहीं है, आप नोट करें कि अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, पहले की भी बात कर रहा हूँ, ICC में वो से नहीं है हमारी जो होनी चाहिए कि हम अपना मौक़िफ़ पुरज़ोर अंदाज से अगर ICC में पेश करेंगे तो हमारी टीम की वैल्यू है। फैसल, वही बात है कि हम T20 वर्ल्ड कप की फाते टीम रहे, फिर हम T20 की टीम दुनिया की बेहतरीन टीम है, टेस्ट टीम भी हमारी बेहतरीन टीम है। हम एक दफ़ा वर्ल्ड नंबर 1 रहे 2015-16 में टेस्ट में। तो मेरे ख्याल में ये क्रिकेट बोर्ड का काम था। रमीज इतने सेंसिबल आदमी है, पढ़े लिखे हैं, क्रिकेटर रहे, तो उनको तो आवाज़ बुलंद करनी चाहिए थी वहाँ जाकर। लगता है कि वहाँ डोमिनेट किया बिग 3 ममालिक ने। सही है। अच्छा मिर्ज़ा भाई, अब थोड़ा सा अगर हम नीदरलैंड वाले मैच की भी बात कर लें, तो मैच तो हम जीत गए, लेकिन वो मज़ा नहीं आया जो कि आना चाहिए था। वो जीत का मज़ा नहीं आया इस दफ़ा। आपको क्या इसके रीजंस लग रहे हैं? देखिए, कहते हैं ना, नीयत साफ होगी तो सारी चीज़ें बेहतर होंगी। मेरे ख्याल में टीम का सिलेक्शन, जिस तरीके से ये टीम का इंतखाब हो रहा है, मैं हमेशा कहता चला आया हूँ कि सकलैन मुश्ताक, मोहम्मद यूसुफ की नहीं चलती, बाबर आजम और रिजवान मिलकर टीम बनाते हैं। वो उन लड़कों को जिन पर वो एतमाद है, मैं ये नहीं कहूँगा कि अपने मंजूर नज़र को, लेकिन जिन लड़कों पर उन्हें एतमाद है वो उनको खिलाते हैं। शाहनवाज दहानी गया हुआ है बेचारा, मिठाइयाँ बांट रहा है सलमान अली आगा की बेटी की पैदाइश की खुशी में, उसको क्यों दौरे कराते हैं? जाहिद महमूद गया हुआ है। फिर आपका मिडिल ऑर्डर, आप सलमान अली आगा को आपने जून में इस साल जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ मुल्तान में सीरीज हुई वहाँ नहीं खिलाया, और आप एकदम से उसको ले आए। मेरे ख्याल में जो सिलेक्शन है ना टीम का, वो नहीं है। जब भी नीदरलैंड की एक कमजोर टीम जिसके 7 लड़के जो है वो इंग्लैंड गए हुए, वो 298 रन बनाने में कामयाब हुई पाकिस्तान के खिलाफ, तो मैं समझता हूँ तो शुक्र करें कि हम 16 रन से जीत गए। वरना अगर एक आध विकेट उनकी और ना गिरती और उनके जो बैट्समैन थे टीम कूपर वगैरह, वो अगर खड़े रहते, वो विक्रमजीत सिंह, तो मेरे ख्याल में मुश्किल हो जाती। और अच्छा, ये आपने अच्छा क्लेरिफाई किया मिर्ज़ा भाई कि शाहनवाज दानी मिठाई क्यों खिला रहे थे। वो इसलिए खिला रहे थे क्योंकि सलमान अली आगा की बेटी हुई थी। सलमान अली आगा को भी बहुत बहुत मुबारक हो, और शाहनवाज दानी को हम उसको मुबारकबाद देंगे, अब उनको खिला दें फिर। बहुत शुक्रिया मिर्ज़ा भाई आपका। तो स्पोर्ट्स के हवाले से, और अच्छी बात यह है कि जी पाकिस्तान को टेस्ट मैचेस मिले। फाइनली द वर्ल्ड इज़ कमिंग टू पाकिस्तान, इतनी कुर्बानियों के बाद।
तो फिर थोड़ा सा हमें सेलिब्रेट भी इसको करना चाहिए। सेलिब्रेशन की बात हो रही है तो कश्मीर प्रीमियर लीग की बात करते हैं सीज़न 2, जिसमें हैट्रिक करने वाले फास्ट बॉलर सुहेल खान कहते हैं कि वो अपनी फिटनेस पर मेहनत कर रहे हैं, जल्द वो पाकिस्तान टीम में वापस आएंगे। समा के नुमाइंदे हुज़ैफा खान से मज़ीद जानते हैं। जी हुज़ैफा। जी बिल्कुल, मुज़फ़्फ़राबाद के खूबसूरत शहर के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पे KPL के मैचेस जारी हैं। ऑल दो बारिश की वजह से थोड़ी डिस्टर्बेंस है, कुछ वॉश आउट हो गए, लेकिन हमारे से एक स्टार प्लेयर मौजूद हैं और इस सीज़न में पहली हैट्रिक करने वाले सुहेल खान। सुहेल भाई, कैसा अब तक के मैचेस रहे? आपने हैट्रिक भी की, कैसा एक्सपीरियंस है अब तक? हाँ जी बिल्कुल, मेरे पिछले साल के इधर एक्सपीरियंस है, मैं खेल रहा हूँ, मगर इस साल बारिशों की वजह से थोड़ी सी मैचेस हमारे कल मैच था मिस हो गया। और हैट्रिक जो था मेरा फर्स्ट हैट्रिक था, बड़ा खुश हूँ मैं, बड़ा मज़ा आया और बड़े अच्छी टीम के अगेंस्ट मैंने की, बड़े अच्छी विकेटें गिरा दी, तो ये कि बड़ा खुश हूँ मैं। अच्छा, क्या होप्स है सीज़न से, क्योंकि कॉम्पिटेटिव क्रिकेट है, बहुत सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो आपके साथ खेलते रहें, तो मुख्तलिफ टीम में अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं, तो क्या लग रहा है कि क्या आपकी टीम जो है वो आगे जा पाएगी, या अब क्योंकि बारिशों की वजह से पॉइंट्स बड़े डिस्टर्ब हो रहे हैं? हाँ, टीम तो हमारी काफ़ी बैलेंस है, क्योंकि पिछले मैच जो हम हारे हैं, जीता हुआ मैच हम हार गए, तो छोटी सी गलती की वजह से जो हम अपनी कमज़ोरी अब इंशाल्लाह अब कवर करेंगे, हम समझ गए कि कहाँ हम थोड़े वीक है। दूसरी बात है, टीम हमारी बड़ी बैलेंस है, यंग टीम है, मेरे एक दो प्लेयरों के अलावा बाकी सारे यंग है, और हम मतलब अपनी एक्सपीरियंस शेयर करते हैं उन लोगों के साथ। ये कि लड़के काफ़ी तगड़े हैं और बड़ी अच्छी फील्डिंग की उन लोगों ने, बैटिंग बहुत अच्छी की, मेरे ख्याल से 8 टूर में कोई 100+ रन बनाना, काफ़ी फॉर्म में हमारे लड़के, अच्छी वर्कआउट की। पीछे 8-10 दिन में जो हमारे 8-10 दिन का कैंप लगा हुआ था, उसमें काफ़ी वर्कआउट की लड़कों ने, तो उम्मीद रखते हैं इंशाल्लाह कि हम कमबैक करेंगे और ये आप देखोगे टूर्नामेंट हम जीत जाएंगे इंशाल्लाह। ठीक है सुहेल भाई, जैसे आपने बात की कि आप एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, आप क्योंकि आपके फैंस में भी देखना चाहते हैं, एक अरसे तक आप टीम के साथ रहे 18-19 तक, और एक ऐसे बॉलर थे कि आप T20 में भी करते थे, टेस्ट में भी, तो अब क्या एक्सपेक्टेशन है, क्या फैंस आपको अब इसी तरह लीग में देखेंगे या ग्रीन कलर में भी देखेंगे? जी बिल्कुल, देख मैं अपने फिटनेस मैंने काफ़ी बेहतर की है, ठीक है, और मैं वाइट बॉल पर काफ़ी फोकस कर रहा हूँ अब, तो उम्मीद रखता हूँ इंशाल्लाह कि अगर ऐसी मेरी परफॉर्मेंस रही तो इंशाल्लाह दोबारा देखेंगे मुझे ग्रीन किट में। ठीक है, किसी ने बताया कि क्या कोई आपको इस प्रॉपर जो है इस फॉर्मेट के लिए आप तैयारी करें, या कोई कम्युनिकेशन हो रही है PCB के साथ और सिलेक्टर्स के साथ, क्या वजह है जो सुहेल खान को इस वक्त एक तरफ किया हुआ है? हाँ जी बिल्कुल, मेरे PCB के जो हमारे ट्रेनर है PCB की तरफ से जो सिंध का है, बाकायदा उससे हमारी बात होती है, रोज़ाना हमारा एक पेज बना हुआ है, उस पर बताते रहते हैं। जितना मैं बॉलिंग लोड वर्कआउट करता हूँ, अभी भी मैं पाकिस्तान के एक पेज बना हुआ है जो सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट के लड़के हैं जो पाकिस्तान खेले में, वो पूरा मैं बॉलिंग का लोड बेचता हूँ कि आज मैंने इतनी वर्कआउट की, तो वो सारी चीज़ें अभी भी मेरे देख रहा है। ये ना कि मेरे कोई क्रिकेट ख़त्म नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल अपने आप को फ़िट और एक्सपीरियंस समझता हूँ, और काफ़ी एक्सपीरियंस हुई है। तकरीबन डोमेस्टिक में 800 विकेटें मेरी हो गई, ये हर किसी का काम नहीं है, रेड बॉल पे 500 विकेटें लेना, बाकी ऐसे, तो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस है मेरा अल्हम्दुलिल्लाह। और जितना मेरे फिटनेस है, अगर मतलब है कि मेरे से कोई अच्छे फिट है और मुझसे अच्छी परफॉर्मेंस कर सकते हैं तो बिल्कुल आए, मेरे जगह बिल्कुल पकड़ सकते हैं, मगर अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा मैं मौका नहीं दूंगा किसी को। अच्छा, आपकी स्लोअर वन बड़ी मशहूर है, और तो क्या जो यंगस्टर्स हैं उनको सिखा रहे हैं, और जो पाकिस्तान टीम के स्लोअर वन शॉर्टर फॉर्मेट में बड़ी कारामद साबित होती है? देख, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह 4-5 किस्म के स्लो वन आते हैं, क्योंकि मेरे काफ़ी एक्सपीरियंस होगा इस क्रिकेट में। दूसरी बात है कि जो ये विकेट है, इस पर आपको रिवर्स स्विंग का बड़ा फ़ायदा होगा, ठीक है। अगर मगर इधर हमारे लड़कों को तकरीबन रिवर्स स्विंग का तकरीबन भूल गए वो, क्योंकि हमारे जो पिछले बॉलर्स थे, जैसे वक़ार यूनुस था, वसीम अकरम था, शुएब अख्तर वगैरह जितने भी थी, वो ये रिवर्स स्विंग जो मतलब है हमें अभी तक, मैं अल्हम्दुलिल्लाह उसको कंटिन्यू कर रहा हूँ और मैं कामयाब हो रहा हूँ उस पर। तो वो बॉलें तकरीबन मेरे ख्याल से कि हमारे कोचेस, हमारे ये जो यंग टैलेंट आ रहे हैं, इन लोगों के साथ काम करना चाहिए, ये बॉल सिखाना चाहिए इन लोगों को, क्योंकि ये बॉल तकरीबन हमारे पाकिस्तान क्रिकेट से, हमारे डोमेस्टिक से ख़त्म होता जा रहा है। तो ये है कि ये बॉल अगर दोबारा आ जाए तो वैसी हमें वैसी बॉलर मिलेंगे जैसे शुएब अख्तर था, जैसे वसीम अकरम था, या वक़ार यूनुस, उस टाइप के प्लेयर हमें बॉलर ज़रूर मिलेंगे, और जैसे नहीं तो तकरीबन उसके आसपास तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, आखिरी सवाल है मुज़फ़्फ़राबाद के बारे में, यहाँ के लोगों के बारे में और इस ग्राउंड के बारे में क्या कहेंगे? हाँ जी बिल्कुल, मुज़फ़्फ़राबाद के बड़े प्यारे लोग हैं, क्योंकि जाते हैं कहीं खाने पीने पे तो न पैसे लेते हैं, प्यार भी बहुत करते हैं, मोहब्बत भी करते हैं, और खुश भी बड़े हैं, और बड़े क्राउड भी आते हैं ग्राउंड में, तो काफ़ी इज़्ज़त मिलता है इधर हमें। ठीक है, सुहेल खान फास्ट बॉलर पाकिस्तान क्रिकेट टीम हमारे साथ थे, और उनका ये कहना है कि उनकी क्रिकेट अभी ख़त्म नहीं हुई है, वो ट्रेनिंग कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इंशाल्लाह जल्द जो है वो ग्रीन कलर में नजर आएंगे। चलें जी, आज के प्रोग्राम से इतना ही, कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह।